हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 को लेकर के आए हैं। जो चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण। तो आइए आज हम लोग संविधान निर्माण के बारे में जानते हैं। संविधान निर्माण कैसे हुआ था और कितना समय लगा था संविधान को निर्माण करने में, और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आइए इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, जिससे हम उन लोग को इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी को आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान निर्माण। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण में अगर देखा जाए तो संविधान सभा या संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा में जितने भी जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का जो काम करती है, संविधान इतना विशाल दस्तावेज है, तो उसी विशाल दस्तावेज को जनप्रतिनिधियों की जो सभा में जिस दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे ही हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं या संविधान सभा कहते हैं। तो इस संविधान सभा का, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया था, उस भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था 9 दिसंबर 1946 को, पहले संविधान की पहली बैठक में। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने के उद्देश्य को पास किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया था। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का एक अलग संविधान सभा बना, जिसमें भारत के 90 सदस्य चले गए थे। 389 सदस्य थे जिस समय संविधान सभा बना था उस समय। लेकिन अब यहाँ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का एक अलग संविधान बना, जिसमें भारत के 90 सदस्य उसमें चले गए थे पाकिस्तान के संविधान में। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनी, जिसमें भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्य थे इनके अलावा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान बनकर पूरी तरह से 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान के बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा और 4 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च हुआ और 60 देशों ने इस संविधान में 60 देशों से इस संविधान को लिया गया था। तो संविधान के स्रोत को अगर हम देखते हैं तो संविधान के स्रोत में अमेरिका से क्या लिया गया था, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायालय की स्वतंत्रता को लिया गया था अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उच्चतम न्यायालय और संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो मेन पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से
संविधान सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला को लिया गया है। और कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटेन के संविधान से, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान से हम देखते हैं तो कनाडा के संविधान से संघवाद को लिया गया है और बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन हम लोग मेन पॉइंट से, इसके अलावा केंद्र तथा राज्यों के मत शक्तियों का वितरण भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो आगे क्वेश्चन में हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझेंगे, वहाँ पर डिटेल में हम बताएंगे नीति निर्देशक तत्व क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस का संविधान से देखते हैं तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्र, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है और पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना और केंद्र राज्य संबंध को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन 368, आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है और यह संविधान में संशोधन की विधि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी से जो आपातकाल उपबंध को लिया गया है, जो आपातकाल लगाया जाता है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देखें संविधान के स्रोत को, और आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा हम लोग प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को एक महत्वपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने का वादा करते हैं और यहाँ के सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व, एकता एवं अखंडता देने का वादा करते हैं। आज 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया जाता है। तो प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान बना था और यह 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। संविधान बना था तो उस समय संविधान में 8 सूची थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में और 460 से अधिक अनुच्छेद हैं। अभी संविधान में 112 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। तो आगे आइए हम देखते हैं इस चैप्टर से प्रश्नों को। तो सबसे पहला आज का हमारा इस चैप्टर से प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान एक ऐसी सभी बुनियादी नियमों एवं कानून की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है। यानी किसी भी देश की सरकार संविधान के द्वारा ही देश को चला सकती है और संविधान और कानून से ऊपर कुछ भी बड़ा नहीं होता है। तो सरकार को किसी देश को चलाने के लिए संविधान और कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी संविधान के द्वारा ही किसी देश को चलाया जा सकता है। तो सरकार इसी संविधान के द्वारा देश को चलाती है और इसका पालन सरकार एवं नागरिक को दोनों को करना पड़ता है। सरकार को ही नहीं बल्कि नागरिकों को भी इसका पालन करना पड़ता है। तो इसे ही संविधान कहा जाता है। यानी संविधान एक ऐसी बुनियादी नियम एवं कानून है, कानून की किताब है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है, उसे ही संविधान कहा जाता है, जिसका पालन सरकार एवं नागरिक दोनों को करना होता है। सरकार को भी इसका पालन करना होता है और नागरिकों को भी इसका पालन करना होता है। तो आइए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं?
तो रंग भेद की नीति इस नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। तो आइए थोड़ा हम डिटेल में इसको देखते हैं, डिटेल में थोड़ा आप लोग को समझाते हैं कि रंग भेद नीति क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर यानी विधि बना करके काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रक्रिया लागू की गई थी। 1948 ईस्वी में अफ्रीका में इस तरह की प्रक्रिया लागू की गई थी और इसे ही रंगभेद की नीति या अपार्थाइड कहते हैं। यानी रंगभेद की नीति को अफ्रीका में ही नेशनल पार्टी के सरकार द्वारा इसको 1948 में लाया गया था, एक कानून बना करके, और इसमें यह विधान में था कि गोरे लोग को अलग निवास करने की इसमें प्रणाली लागू की गई थी। और इसमें रंग भेद की नीति का मतलब था अलगाव या पृथकता, अलग या पृथक करना, अलग करना, पृथक करना। यह नीति 1994 में समाप्त कर दी गई। 1994 में इस नीति को रंगभेद की नीति को 1948 में रंगभेद नीति को लाया गया था और 1994 में रंगभेद की नीति को समाप्त कर दी गई। इसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला को इसके विरुद्ध थे। नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया इसको, इस रंगभेद की नीति को हटाने के लिए, और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रखा गया था। यानी लंबे समय तक इन्हें जेल में रहना पड़ा था नेल्सन मंडेला को, जिन्होंने 1994 ईस्वी में इस नीति को हटाने में कामयाब सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रंग भेद की नीति के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो संविधान संशोधन, समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अभी अभी हमने आपको संविधान के स्रोत में बताया कि संविधान का संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन, संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें समय के अनुसार संविधान में संशोधन कर उसमें परिवर्तन लाया जाता है और उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती। यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी धर्म नहीं, राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, उसे ही हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं। यानी जिसके आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देती है, तो उसे पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। यानी धर्म निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म को एक समान देना, सभी धर्म एक समान, यानी राष्ट्र का कोई भी धर्म ना हो, उसे ही धर्म निरपेक्ष। जैसे हमारा भारत राज्य भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इस तरह से धर्मनिरपेक्ष जिसका कोई धर्म नहीं हो उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह कोई विशेष अधिकार किसी को भी नहीं प्राप्त है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का, कोई भी धर्म को कोई भी लोग यहाँ किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, किसी भी समूह में जा सकता है। तो इस प्रकार का भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को भी किसी भी धर्म का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।
सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं कि संपूर्ण सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता दी गई है और समानता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर यानी धर्म को बदल करके दूसरे पंथ में जा सकता है, दूसरे धर्म को अपना सकता है। थर्ड पॉइंट है कि कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। शांतिपूर्वक अगर धर्म स्थल या पूजा स्थल बनाना चाहता है कोई भी पंथ, तो वह बना सकता है और उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट कि सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार दी जाती है। धर्म के आधार पर कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, योग्यता के अनुसार ही सरकारी नौकरी दी जाती है। उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी धर्म के साथ यहाँ धर्म को जोड़ करके सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। धर्म के साथ इसका कोई भी धर्म या पंथ से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग समझे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को छोड़ सकता है, अपना धार्मिक स्थल बना सकता है। धर्म के यहाँ नौकरियाँ धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है, योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी जाती है। तो इसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इस चैप्टर का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। अभी हम आप लोग को प्रस्तावना भी बताया, तो देखते हैं कि जिस प्रकार हम पुस्तक से पहले भूमिका लिखी होती है। अगर कोई भी पुस्तक को हम देखते हैं तो पुस्तक को पहले अगर हम देखते हैं तो उसमें पुस्तक की भूमिका लिखी होती है। उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होती है। तो यहाँ पर समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी जिस प्रकार एक पुस्तक की भूमिका लिखी होती है, हर पुस्तक में एक भूमिका लिखी होती है। पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो तो उसमें उस पुस्तक की पहले भूमिका लिखी होती है। उसी प्रकार संविधान में शुरू होने से पहले उसको प्रस्तावना उसमें होती है और इससे पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान का क्या उद्देश्य है। प्रस्तावना को अब अगर हम लोग देखते हैं तो उस प्रस्तावना से हम लोग को पता चलता है कि संविधान जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना को ही उद्देश्य कहा जाता है, प्रस्तावना ही उद्देश्य है। तो प्रस्तावना से ही हमें उद्देश्य का पता चलता है कि जो संविधान बना गया है उसका क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान के आरंभ में दी गई प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों और आदर्शों का प्रकाश डाला गया है। राज्य का उद्देश्य क्या है, उसका आदर्श क्या है, उस पर प्रकाश डाला गया है, वर्णन किया गया है। और इसके 4 प्रमुख आदर्श हैं। तो पहला आदर्श को देखते हैं। भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। भारत सार्वभौमिक या संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है भारत को। दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। तीसरा पॉइंट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। चौथा है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना है। तो ये है संविधान की प्रस्तावना, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई भी धर्म नहीं है राष्ट्र का, भारत का एक लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में दिया गया है। और प्रस्तावना में दिया गया है कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित किया गया है। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर न्याय दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। किसी का अगर कोई विचार है, किसी में विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की गई है। उद्देशिका में या
बताया गया है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान किया गया है, किसी को प्रतिष्ठा को घात ना पहुँचे उसका भी, और अवसर की क्षमता को भी प्रदान किया गया है, उद्देशिका में वर्णन किया गया है। तो संविधान से पहले उद्देशिका को उद्देशिका को संविधान शुरू होने से पहले प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही चीज़ है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो संविधान शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, अथवा संविधान के द्वारा ही किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आइए देखते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होता है। यदि मतभेद होता भी है तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। संविधान होना जरूरी है। सरकार अगर किसी देश को चला रही है तो सरकार के लिए संविधान और नागरिकों के लिए संविधान होना जरूरी है, क्योंकि संविधान के कारण ही संविधान अगर नहीं रहा तो किसी प्रकार का मतभेद होगा तो सुलझाने में बहुत कठिनाई, सुलझाया नहीं जा सकता है। तो संविधान के कारण ही किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। अगर मतभेद हो भी जाता है तो संविधान के अनुसार उसे सुलझा लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें संविधान की आवश्यकता होती है, संविधान होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। सरकार अपनी शक्तियों का, जहाँ संविधान है, जहाँ कानून है, वहाँ सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी भी नहीं कर सकती है। सरकार को संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, नागरिकों के कल्याण के रूप में देख करके, रख करके। तो संविधान के अनुसार ही सरकार को कार्य करना पड़ता है, इसलिए संविधान होना बहुत जरूरी है सरकार के ताकि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। थर्ड पॉइंट में है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा होता है। सही बात है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, समता समानता के अधिकार, धार्मिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका रक्षा संविधान के द्वारा ही किया जाता है। संविधान अगर नहीं होता तो मौलिक अधिकार को भी संरक्षण नहीं मिल पाता। तो मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे को भी संरक्षण संविधान के द्वारा ही दिया गया है, और इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान एक जीवन दस्तावेज, संविधान एक जीवन दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है, कैसे। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसमें कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। जब हम चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं, और यही कारण है कि इसे एक जीवन दस्तावेज के रूप में देखा गया है, जीवन दस्तावेज कहा गया है। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसका मतलब यह है कि संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझते हैं कि यह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने वाला संविधान है, और यदि कभी भविष्य में किसी विषय को लेकर कोई परिवर्तन करना हो तो हम अन्य संविधान की आवश्यकता नहीं है, दूसरे संविधान की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम इसी संविधान में संशोधन कर इसे जीवंत बना सकते हैं। इसलिए इसे जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा गया है। हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ में कठोर भी है। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो निर्माता थे उनको पता था कि भविष्य में संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है समय के अनुसार। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान में रखा गया था कि समय के आवश्यकता के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सके। तो इसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं, और इसी को हम इसी को संविधान, और इसी से हम संविधान एक जीवन दस्तावेज है यह कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम सब चाहे अपने संविधान को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो संविधान को बदल सकते हैं, यानी संविधान के मूल ढांचे को हम नहीं बदल सकते, संविधान को हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसी को संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को ही संविधान संशोधन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिससे संविधान में संशोधन होता है। तो संविधान में संशोधन होने वाली पहला प्रक्रिया है कि सांसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर संविधान में संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन, यानी मतदान करने वाले की 2/3 सदस्यों की बहुमत प्राप्त होनी चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होगा। और इसके अलावा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होनी चाहिए, तभी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत के अलावा कुल राज्यों को 50% विधायिकाओं का बहुमत में संशोधन किया जा सकता है। अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो इसमें संशोधन करना असंभव है। मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत और इसके अलावा कुल राज्यों को, जितने भी राज्य हैं सभी से 50% विधायिकाओं का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो ये थे 3 प्रक्रिया जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार है, जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती है। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिल करके एक संघ का, भारत संघ का निर्माण करती है और इसे ही हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं, इसे ही संघीय सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसको हम समझते हैं। भारतीय संविधान के वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है भाग 4 में। तो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है भाग 4 में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। इन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से हमारा संविधान में लिया गया है, संविधान में जोड़ा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जाने, और आशा है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, उसे ही हम राज्य के नीति निर्देशक, यानी केंद्र सरकार का भी पथ प्रदर्शन का कार्य करती है और राज्य सरकार का भी, इसे ही नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा क्या है? तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। जिसे इससे पहले भी हम चैप्टर को शुरू में भी बताया कि संविधान सभा किसे कहा जाता है, तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, इसे ही संविधान सभा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही प्रस्तावना के भाषा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना के भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत क्या है? प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से है, शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त हो जाती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से और समाप्ति 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पे समाप्ति हो जाती है। तो ये प्रस्तावना जो है, उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही है। तो संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं और इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की, जैसा कि आप लोग को पहले चैप्टर के शुरू में ही हमने बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें 9 दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक में सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के कितने दिन लगे थे? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 28 दिन नहीं, यहाँ प्रिंट हो गया गलत, 18 दिन, सॉरी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसको ध्यान रखिएगा, 28 दिन नहीं, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वो अस्थायी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा को मिनी भारत, संविधान सभा को मिनी भारत क्यों कहा जाता है? नहीं, संविधान सभा को मिनी भारत नहीं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी भारत, यहाँ पर रॉन्ग प्रिंट हो गया है। संविधान सभा को मिनी भारत नहीं कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में हम देखते हैं, संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। अच्छा ठीक, इस संविधान सभा को मिनी भारत यानी लघु भारत क्यों कहा जाता है? तो संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वह कोई भी समाज का हो या किसी भी धर्म का भी क्यों नहीं हो। तो यही कारण है कि इसे संविधान सभा को लघु भारत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा 42वें संविधान संशोधन को अभी हम आप लोग को बता दिए कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था 42वें संविधान संशोधन को।
और यह भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधन है। इसे मिनी संशोधन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इस संशोधन में संविधान के लगभग हर हिस्से में काफ़ी परिवर्तन किया गया था और यही कारण है कि इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 3 से क्लास 9 का संविधान निर्माण से, जिसको सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझा। तो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।